हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल सिलेबस का थर्ड चैप्टर जो कि है द गंगा। द गंगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाई स्कूल सिलेबस का, जो अक्सर एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें द गंगा से प्रश्न पूछे न जाएं। तो ये चैप्टर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है द गंगा। आइए देखते हैं चैप्टर। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। लेखक कहता है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने इतना अधिक मात्रा में प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपल। किसके द्वारा? भारतीय लोगों के द्वारा। दैट की नथिंग दैट आई कैन डू। मैंने इतनी अधिक मात्रा में प्रेम और स्नेह भारत के लोगों से प्राप्त किया है कि नथिंग दैट आई कैन डू, मैं जो भी उनके लिए कर सकता हूं या जो भी मैं उनके लिए कर सकता हूं, कैन रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। वो बदले में या उसके बदले में जितना प्रेम और स्नेह उन्होंने हमें दिया है उसका अंश मात्र भी नहीं होगा। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उनको भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि उनके लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे वो उस प्रेम और स्नेह का अंश मात्र भी नहीं होगा। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना भी कर लें उनके लिए, लेकिन जितना प्रेम और स्नेह उनको मिला है वो उनका जो किया धरा कार्य है या जो कुछ भी पीटी नेहरू करेंगे जनता के लिए, उसका वो अंश मात्र भी नहीं कर सकते। कैन रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, उसका एक अंश भी रीपे नहीं कर सकते, बदले में उनको दे नहीं सकते उस प्रेम और स्नेह के बदले में। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, और वास्तव में कोई रीपेमेंट होता ही नहीं है ऑफ सो प्रेसियस अ थिंग एज अफेक्शन। स्नेह जैसी कीमती वस्तु का वास्तव में कोई बदला होता ही नहीं है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि प्रेसियस मतलब स्नेह जैसी अमूल्य चीज का कोई बदला हो ही नहीं सकता। Many have been, बहुत से जो लोग हैं उनमें से admired, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। Some have been revered, उसमें कुछ लोगों को पुरस्कृत भी कर दिया गया, सम्मानित कर दिया गया। But the affection of all classes, लेकिन जो स्नेह मुझे भारत के हर वर्ग के लोगों से मिला है, have been many, नहीं सॉरी, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन हर वर्ग के लोगों का जो स्नेह प्राप्त हुआ है ऑफ इंडियन पीपल, किसके? भारतीय लोगों के हर वर्ग से, जो, या आप ये कह सकते हैं कि हर वर्ग के भारतीयों से जो स्नेह प्राप्त हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हैज कम टू मी, जो मुझे मिला है, अर्थात राइटर को हर वर्ग के लोगों से जो स्नेह पंडित जवाहरलाल को मिला है, इन सच अब्यूडेंट, वो इतनी अधिक मात्रा में है, मीजर, वो अधिक मात्रा में, इतना अधिक मात्रा में है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्मेड बाय इट, कि मैं उस प्रेम के बारे में, स्नेह के बारे में सोच सोच कर ही प्रफुल्लित हूं, फूला नहीं समा रहा हूं। इतना अधिक मात्रा में भारतीय लोगों से प्रेम और स्नेह पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला है। ये प्रेम और स्नेह किस रूप में मिला होगा? लाजमी है कि ये प्रेम और स्नेह अपना ओट के रूप में लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया होगा। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल व्यक्त कर सकता हूं द होप, मैं केवल उनके प्रति ये आशा व्यक्त कर सकता हूं दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स,
कि अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में आई मैं लिव, जितने साल मैं जीऊंगा, अपने जीवन के उन बचे हुए वर्षों में जितने साल मैं जीऊंगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य साबित नहीं हूंगा। मैं इतना कह सकता हूं, इतना आशा कर सकता हूं कि जीवन के जितने वर्षों में भी अब मैं जीऊंगा, इन वर्षों में आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य साबित नहीं हूंगा। आप माई पीपल, अपने लोगों के प्रति, अर्थात जो भरोसा उन्होंने हम पर दिखाया है, मैं अपने जीवन भर उनके भरोसे को कायम रखूंगा। आप माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, अपने लोगों का और उनका जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, उस स्नेह के प्रति मैं कभी असफल साबित नहीं हूंगा। टू माई इनुमरेबल कॉमरेड्स, मेरे इनुमरेबल माने होता असंख्य, मेरे असंख्य कॉमरेड्स, साथी एंड कलीग और सहकर्मी, मेरे असंख्य या अनगिनत साथी और सहकर्मी, आई वो एन इवन डीपर डेप्थ, मतलब मैं जनता का, लोगों का शुक्रगुजार तो हूं ही, उनका एहसानमंद मैं हूं, उनका एहसान मानता हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं एहसानमंद हूं किसका? टू माई इनुमरेबल कॉमरेड्स, अपने उन असंख्य साथियों एंड कलीग्स, उन सहकर्मियों का, आई वो एन इवन डीपर, और उनके प्रति मैं और ज्यादा डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता का तो मैं और अधिक शुक्रगुजार हूं, अर्थात उनका मैं जनता से भी ज्यादा एहसानमंद हूं। किसका? उन असंख्य कॉमरेड्स एंड कलीग्स, उन असंख्य सहकर्मियों और साथियों का। वी है, और क्यों उन साथियों और सहकर्मियों का लेखक जनता से ज्यादा शुक्रगुजार है? क्योंकि कोई भी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। किसी भी पद पर बैठकर आप अकेले किसी कार्य को नहीं कर सकते। जब तक आपके सहकर्मी, आपके कलीग आपका सपोर्ट नहीं करते, तब तक कोई भी कार्य आप ऊंचे पद पर रहकर संपन्न नहीं कर सकते। अब सपोज करिए एक डीएम है, पूरी डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार देखता है, लेकिन अगर अकेले वो चाहे, उसके साथी कलीग और उसके कॉमरेड साथ ना दें, सहयोग ना करें, तो क्या पॉसिबल है कि डीएम साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट को कोऑपरेट कर सकें? पूरे डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण या पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर अकेले वो नहीं कर सकते। उनमें साथ जो देते हैं उनके कलीग, उनके कॉमरेड, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। चलिए आगे देखते हैं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम ज्वाइंट पार्टनर्स रहे हैं, अर्थात हम बराबर के पार्टनर्स रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग, उन महान कार्यों में, एंड हैव मतलब जो भी महान कार्य, जो भी बड़े काम किए गए, उन कामों में हम और मेरे सहकर्मी और जो भी मेरे साथी हैं वो सब बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। क्योंकि अकेले मेरे बस का रोग नहीं, जो भी बड़े कार्य किए हैं उनका क्रेज मैं अकेले नहीं लेता, मैं मानता हूं कि उसमें वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्थ एंड सारोज, और हमने शेयर किया है, बांटा है अपनी ट्रिम्थ, जय, अपनी विजय को, अर्थात अपनी कामयाबी को, एंड सारोज और अपने दुखों को हमने बराबर आपस में बांटा है। व्हिच इनविटेबली, जो अनिवार्य रूप से, अकंपनी देम, जो उनके साथ रहे। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके लिए कहते हैं? उन लोगों के जो अप्स एंड डाउन, समय कैसा भी रहा हो, हर समय जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया है, उन लोगों का शुक्रगुजार होते हुए या उन लोगों के एहसानों को मानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम बराबर के भागीदार रहे हैं, चाहे वो विजय रही हो चाहे पराजय रही हो, अर्थात चाहे कार्य अंडरटेकिंग, बड़े कार्य संपन्न हुए हों, चाहे कोई कार्य अधूरा रहा हो, दोनों तरीके से हम बराबर के भागीदार रहे हैं। फिर आगे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि व्हेन आई डाई,
जब मैं मरूं, आगे वो अपनी ख्वाहिश या अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, तो मैं चाहूंगा, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को जला दिया जाए, अर्थात मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। और इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, और मान लीजिए चूंकि प्रधानमंत्री तो थे ही, अक्सर विदेशों का आना जाना लगा रहता था, विदेश भ्रमण पे जाया करते थे, तमाम देश के जो राजनीतिक कारण थे उनकी वजह से आए दिन या अक्सर विदेशों का भ्रमण उन्हें करना पड़ता था। तो लेखक कहता है कि इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, मान लीजिए मैं देश में ना मर के मेरी मृत्यु विदेश में हो जाती है, तो माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मैं चाहता हूं या मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर को वहीं दाह संस्कार, मेरे शरीर का वहीं विदेश में कर दिया जाए। एंड माई एसेस, और दाह संस्कार करके मेरी जो अस्थियां हैं या जो भस्म है, माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का वहां दाह संस्कार कर दिया जाए विदेश में ही, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, और उनमें से भी एक मुट्ठी अस्थियों को शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उनमें से भी एक मुट्ठी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। जो मेरी अस्थियां आए विदेश से, मान लीजिए मेरी मौत विदेश में होती है, तो मेरे शरीर का वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए और मेरी अस्थियों को, मेरी शरीर की भस्म को वहां इलाहाबाद भेज दिया जाए, और उस भस्म से एक मुट्ठी भस्म को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और मेरी उन अस्थियों का जो बड़ा भाग है, मेजर पोर्शन है, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, इंडिकेटेड माने इंगित, और उनका जो बड़ा भाग है मेरी अस्थियों का, डिस्पोज्ड, उसको खपत किया जाए या उसको समाप्त किया जाए, ऑफ इन द मैनर, उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जो नीचे इंगित किए गए हैं। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाएं इलाहाबाद में, और मेरी अस्थियों का जो बड़ा भाग है उसको नीचे दिए गए तरीकों के अनुसार समाप्त किया जाए, उसको डिस्पोज किया जाए। आगे देखते हैं, नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, फिर लेखक कहता है कि नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, कि इन अस्थियों का कोई भी भाग शुड बी रिटेन, कोई भी भाग बचाकर रखा ना जाए, आर प्रिजर्व्ड, ना ही प्रिजर्व माने होता सुरक्षित रखना, मेरी अस्थियों का कोई भी भाग ना तो बचा के रखा जाए ना उसको सुरक्षित संचित किया जाए। रिटेन माने बनाए रखना या बचा कर रखना, प्रिजर्व माने सुरक्षित करना। लेखक कहता है मैं चाहता हूं मेरी अस्थियों का कोई भी भाग ना तो बचा कर रखा जाए ना सुरक्षित किया जाए। माई डिजायर, फिर आगे लेखक कहता है माई डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेट, जो लेखक कहता है कि मैंने जो अपनी इच्छा जताई है कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियों को थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, एट इलाहाबाद, कहाँ? इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उसका कोई धार्मिक औचित्य नहीं है या उसकी कोई धार्मिक धारणा या उसकी कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है। यहाँ लेखक कह रहा है मैंने जो इच्छा जताई है कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, उसकी कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है मेरी। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है उस धार्मिक आस्था या धार्मिक अवधारणा का, तो यहाँ पे सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरी कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है, इन द
मैटर। इस मामले में मेरी कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है। किस मामले में? अमूमन होता क्या है, हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि यदि मरने के बाद अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए तो मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है और उसे बार बार जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए लोगों के मरने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा नदी में कहीं ना कहीं विसर्जित किया जाता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मैं जो चाहता हूं कि मेरी एक मुट्ठी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाए, उसका कोई धार्मिक औचित्य नहीं है। दूसरा कारण है क्या कि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा। मैं जो चाहता हूं तो धार्मिक कारणों से नहीं चाहता हूं कि एक मुट्ठी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की जाएं। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूं टू द गंगा, किसके साथ? गंगा नदी के साथ। एंड द जमुना, और जमुना नदी के साथ। मैं गंगा और जमुना नदी के साथ जुड़ा रहा हूं इन इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद में, चूंकि इलाहाबाद में संगम है, जहां गंगा और यमुना नदी का मेल होता है, वहीं संगम है। तो लेखक कहता है, मैं गंगा और यमुना नदी से जुड़ा रहा हूं इलाहाबाद में, इवर सिंस चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट, मेरा ये लगाव किसके प्रति? गंगा नदी के प्रति। दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा गंगा नदी के प्रति ये लगाव और ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो आइए आगे देखते हैं। आई हैव वॉच्ड, लेखक कहता है कि आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेराइंग मूड्स, उनके विभिन्न मूडों को, अर्थात मैंने उनके अलग अलग स्वरूपों को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, कब? जब सीजन चेंज हुए हैं तब मैंने उनके बदलते हुए स्वरूप को देखा है। बदलते हुए स्वरूप को मतलब जब जब सीजन चेंज हुए हैं, गर्मी में दूसरा रूप है गंगा जी का, और गर्मियों में दूसरा रूप, जाड़ों में दूसरा रूप, और बरसात में रौद्र रूप। इसीलिए लेखक कहता है कि मैंने उनके विभिन्न मूडों को देखा है, या मैंने उनके आई हैव वॉच, मैंने देखा है, देयर वेराइंग मूड्स, उनके विभिन्न स्वरूपों को, एज द सीजन्स चेंज, कब? जब मौसम तब्दील हुए हैं, जब मौसम बदले हैं। एंड हैव ऑफन थॉट, और अक्सर मैंने सोचा है या विचार किया है, ऑफ द हिस्ट्री एंड माइथ एंड ट्रेडिशन, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड माइथ एंड ट्रेडिशन, और पौराणिक उन ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में, ट्रेडिशन एंड सॉन्ग, और उन गीतों के बारे में, एंड स्टोरी, और उस स्टोरी या उस कहानी के बारे में, दैट, जो कि हैव बीन अटैच्ड टू देम, जो कि उनसे जुड़ी रही हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, सदियों से, युगों से, थ्रू द लॉन्ग एज, एंड बिकम, और अब बन गई हैं, पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, अब उनके बहते हुए पानी का एक अभिन्न अंग बन गई। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि मैंने उनके बदलते हुए स्वरूप को देखा है, मैंने विचार किया है उन परंपराओं के बारे में, उन संस्कृतियों के बारे में, उन सभ्यताओं के बारे में, जो युगों युगों से इनके साथ जुड़ी रही हैं। किसके साथ? गंगा नदी के साथ, और अब इनके बहते हुए पानी का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। आगे देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, लेखक कहता है कि जो गंगा हैं ये मुख्य रूप से भारत की नदी हैं। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो अपने लोगों की बड़ी प्रिय हैं, अर्थात जो भारत के रहने वाले हैं उनके लिए गंगा बहुत प्रिय हैं। राउंड व्हिच, जिसके चारों ओर, आर इंटरवाइन, जुड़ी हुई हैं। इंटरवाइन माने होता है गुथी हुई या जुड़ी हुई, जिसे अलग ना किया जाए। विच आर इंटरवाइन, जो जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ हर रेशियल मेमोरीज, अर्थात जिसके चारों ओर भारत के लोगों की
रेशियल मेमोरीज, जातिगत स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, हर होप्स उनकी आशाएं जुड़ी हुई हैं, एंड फियर्स और उनके भय जुड़े हुए हैं। किसके साथ? गंगा नदी के इर्द गिर्द या गंगा नदी के चारों ओर भारत के लोगों की जातिगत स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, उनके फियर जुड़े हुए हैं, उनकी होप्स जुड़ी हुई हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्थ, उनके विजय गीत या उनकी विजय गाथाएं जुड़ी हुई हैं। हर विक्ट्रीज, उनकी विजय जुड़ी हुई हैं, एंड हर डिफीट्स, और इसके साथ साथ उनकी पराजय भी जुड़ी हुई हैं। किसके साथ? गंगा नदी के साथ। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। लेखक कहता है कि गंगा नदी जो है वो सदियों से कह लो, एज लॉन्ग, युगों से चाहे सदियों से, गंगा नदी सदियों से सिंबल ऑफ इंडिया, गंगा नदी सदियों से प्रतीक रही हैं। किसकी? भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन की, भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही हैं युगों से। कौन? गंगा नदी। अर्थात गंगा नदी भारत के लोगों या भारत के युगों युगों से भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही हैं। इवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, क्योंकि एक समान हमेशा नहीं रहती गंगा। इवर चेंजिंग, हमेशा तब्दील होती हुई। इवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई। एंड येट, और उसके बावजूद इवर द सेम गंगा, उसी तरह गंगा, अर्थात जैसी सदियों पहले थी आज भी गंगा का वही महत्व, वैसी ही गंगा आज भी दिखाई देती। सी रिमाइंड्स मी, फिर आगे लेखक कहता है सी रिमाइंड्स मी, अर्थात ये जो गंगा नदी हैं ये मुझे स्मरण कराती हैं, रिमाइंड्स माने याद दिलाती हैं या स्मरण कराती हैं, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, उन बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। अर्थात जब लेखक गंगा नदी को देखता है तो लेखक याद करता है उन बर्फ से ढकी चोटियों को, क्योंकि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ? गंगोत्री से। तो लेखक कहता है सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे स्मरण कराती हैं ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, उन बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज, और उन गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की उन गहरी घाटियों का और उन बर्फ से ढकी चोटियों का स्मरण कराती हैं। कौन? गंगा। व्हिच आई हैव लव्ड सो मच, जो मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। कौन सी चीजें? बर्फ से ढकी चोटियां और गहरी घाटियां, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत अधिक पसंद थी। तो लेखक कहता है कि मुझे ये स्मरण कराती हैं उन बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और उन गहरी घाटियों की जो मुझे अत्यधिक पसंद रहे हैं। एंड ऑफ द रिच, और उस, यहां पे रिच का अर्थ होगा हरे भरे। ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लान्स, वास्ट मीन्स होता है विशाल काय, प्लान मीन्स मैदानी भाग या समतल का मैदानी भाग। ऑफ द रिच प्लान एंड वास्ट प्लान्स बिलो, और मुझे स्मरण कराती हैं नीचे के समतल के मैदानी हरे भरे मैदानी भागों का स्मरण कराती हैं। कौन? गंगा नदी। व्हेयर माई लाइफ, जहां मेरा जीवन, एंड वर्क, और जहां मेरा कार्य, हैव बीन कास्ट, जहां मेरे जीवन और मेरे कार्य एक नए रूप में ढला है, या जहां मेरे जीवन और मेरे कार्य को एक नया स्वरूप प्रदान हुआ है। कहाँ? उन नीचे के समतल के मैदानी भागों में। तो इन सब चीज़ों की गंगा नदी मुझे स्मरण कराती हैं। आगे लेखक कहता है स्माइलिंग एंड डांसिंग। स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, डांसिंग मीन्स नृत्य करते हुए, बलखाते हुए। स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराते और बलखाते हुए। इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सुबह जब गंगा नदी को देखो तो वो स्माइलिंग और डांसिंग करती हुई, अर्थात मुस्कुराती हुई और इठलाती हुई दिखाई
देती हैं, या मुस्कुराती हुई और बलखाती हुई। डांसिंग मतलब नृत्य। तो गंगा नदी पानी का नृत्य कैसा होगा? वो जो लहरा लहरा के आगे धाराएं चलती हैं उसी को डांसिंग कहा गया है। तो स्माइलिंग एंड डांसिंग, सुबह मॉर्निंग सनलाइट, जब मॉर्निंग सनलाइट में देखो या सुबह सूर्य की रोशनी में ये गंगा बल खाती इठलाती हुई आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। एंड डार्क, और यही गंगा अंधकार में दिखाई देती। डार्क एंड ग्लूमी, अंधकार में एंड ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है उदास। और यही गंगा जो सुबह सूर्य की रोशनी में देखने पर या सुबह की सनलाइट में देखने पर जो गंगा मुस्कुराती और इठलाती हुई बहती दिखाई देती, वही गंगा। एंड डार्क, वही गंगा अंधकार में एंड ग्लूमी और उदास दिखाई देती हैं। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भरी हुई दिखाई देती हैं। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, कब? जब शाम ढलने लगती है, सूर्य पेड़ों के पीछे जाने लगता है, तो परछाइयाँ जब लंबी होने लगती हैं, तो पहाड़ों की परछाइयाँ जब नदी की, गंगा नदी की धारा पे आकर पड़ने लगती हैं परछाइयाँ, तब यही गंगा उदास, अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई दिखाई देती हैं। अ नैरो, और एक सकरी, स्लो, धीमी गति से बहने वाली, एंड और ग्रेसफुल स्ट्रीम, और बहुत शानदार धारा के रूप में दिखाई देती हैं इन विंटर। किस मौसम में? जब जाड़े का मौसम आता है तो यही गंगा सकरी, धीमी गति से बहने वाली और एक शानदार धारा के रूप में दिखाई देती हैं। कब? जब विंटर आता है, जाड़े के मौसम में। तो सनलाइट में कैसी दिखाई देती हैं? जब इवनिंग शैडोज फॉल होती हैं तब कैसी दिखाई देती हैं? फिर विंटर में कैसी दिखाई देती हैं? अब बात करते हैं मानसून के बारे में कि मानसून में कैसे दिखाई देती। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग, और ये गर्जन करती हुई चीज के समान प्रतीत होती हैं, या गर्जन करती हुई कोई चीज प्रतीत होती हैं। गर्जन मतलब क्योंकि जब मानसून आता है काफ़ी पानी आ जाता है नदी में, गंगा नदी में, तो ये उफना जाती हैं और जिधर चलती हैं उधर डिस्ट्रॉय करती हुई या विध्वंसक क्षमता के साथ आगे बढ़ती हैं, हाहाकार मचाती हुई, आवाज करती हुई। इसीलिए कहा गया एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग, और एक विशालकाय रोरिंग थिंग के समान। वास्ट, विशालकाय, रोरिंग थिंग, रोरिंग मतलब गर्जन करती हुई दिखाई देती हैं ड्यूरिंग द मानसून। किस मौसम में? मानसून के दौरान, अर्थात मानसून के मौसम में, बरसात के मौसम में। ब्रॉड बॉजम्ड, ब्रॉड बॉजम होता है चौड़ा सीना, अर्थात इसकी धारा जो है गंगा नदी की वो बहुत विस्तृत हो जाती है। जब पानी ज़्यादा आता है मानसून में नदियों में, तो गंगा नदी का जो ब्रॉड है, गंगा नदी की जो चौड़ाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और ब्रॉड बॉजम्ड इसीलिए यूज हुआ है कि इनका विस्तार काफ़ी दूर तक हो जाता है या इनकी धारा बहुत चौड़ी दिखाई देने लगती है। ब्रॉड बॉजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और उस कंडीशन में या उस मौसम में ये समुद्र के समान दिखाई देने लगती हैं। ब्रॉड बॉजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, किसके समान? लगभग समुद्र के समान ये चौड़ी होती हुई दिखाई देने लगती हैं। और केवल दिखाई नहीं देती, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर, और उस वक्त इनमें सीज पावर भी आ जाती। सीज मतलब समुद्र की विध्वंसक क्षमता भी इनके अंदर आ जाती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कौन सी समुद्र की क्षमता इनको मिल जाती है? डिस्ट्रॉय करने की, विध्वंसक। और बरसात में समुद्र की विध्वंसक क्षमता भी इनके अंदर दिखाई देती, मतलब जिधर चलती हैं उधर सब नष्ट नाबूद करती हुई आगे बढ़ती जाती। द गंगा हैज बीन टू मी, आगे लेखक कहता है कि द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल, मेरे लिए ये जो गंगा है ये एक प्रतीक हैं, सिंबल हैं। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत की स्मृति के तौर पे या प्राचीन भारत की एक प्रतीक के
तौर पे हैं मेरे लिए। अर्थात लेखक ये कहता है कि ये जो गंगा नदी है पास्ट ऑफ इंडिया मतलब प्राचीन भारत, ये भारत का जो बीता हुआ समय है प्राचीन भारत का। तो लेखक कहता है कि मेरे लिए ये जो गंगा है ये प्राचीन भारत की स्मृति का प्रतीक के रूप में है। या मेरे लिए गंगा नदी प्राचीन भारत की स्मृति स्वरूप है या स्मृति का एक प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान समय में भी रन कर रही हैं, अर्थात वर्तमान समय भी बहती हुई दिखाई देती हैं या वर्तमान समय में बह रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन, और भविष्य के सागर में भी ये इसी तरह बहती रहेंगी। ऑफ द फ्यूचर, तो भविष्य के महान महासागर में या भविष्य के सागर में मुझे भरोसा है कि जैसे वर्तमान में गंगा नदी बह रही हैं वैसे ही भविष्य के सागर में भी ये ऐसी ही बहती रहेंगी। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में ये ऐसे ही बहती रहेंगी। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच, आगे लेखक कहता है कि दो यद्यप आई हैव डिस्कार्डेड मच, मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को अलग कर लिया है। डिस्कार्डेड मानो किसी चीज़ से अपने आप को विरक्त कर लेना, हटा लेना, अलग कर लेना। दो आई हैव डिस्कार्डेड मच, यद्यप मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को अलग कर लिया है ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, उन प्राचीन परंपराओं से। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, उन प्राचीन परंपराओं से। एंड कस्टम, और उन रीति रिवाजों से। अब लेखक क्यों अपने आप को प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से अलग कर लिया है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तमाम सारी परंपराएं हमारे समाज की जो थीं वो समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कतई अच्छी नहीं थी, उनमें उनका हनन होता था। इसलिए लेखक कहता है कि मैंने तमाम सारी प्राचीन परंपराओं से और तमाम प्राचीन रीति रिवाजों से अपने आप को अलग कर लिया है मैंने। एंड एम एनेक्सियस, और मैं उत्सुक हूँ, आतुर हूँ, व्याकुल हूँ। दैट इंडिया शुड रिड ऑफ, और मैं चाहता हूँ कि भारत अपने आप को मुक्त करा ले। शुड रिड हरसेल्फ, अपने आप को मुक्त करा ले। आप ऑल साइकल्स, साइकल्स मीन्स चेन्स। लेखक कहता मैं चाहता हूं कि भारत अपने आप को मुक्त करा ले उन सभी साइकिल से, उन सभी जंजीरों से। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन, जो बांधे हुए हैं और कैद किए हुए हैं। हर किसको? भारत को। अर्थात लेखक कहता है उन तमाम कुरीतियों से भारत अपने आप को मुक्त करा ले जो बांधे हुए हैं भारत को। किसमें? बंधनों में, जंजीरों में। कौन सी जंजीरों में? कुरीतियां रूपी जंजीरों में। समाज में फैली हुई कुरीतियां, या जो प्राचीन भारत था उसमें समाज में कई तरह की बुराइयां या कई तरह की कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच। तो लेखक कहता है कि मैं चाहता हूं कि भारत अपने आप को उन सभी बंधनों से, उन सभी बेड़ियों से मुक्त करा ले भारत अपने आप को जो भारत को बांधे हुए हैं, कैद किए हुए हैं। हर भारत को, एंड डिवाइड हर पीपल, और जो भारत के लोगों को बांटती हैं। कौन सी जंजीरें बांटती हैं भारत के लोगों को? जाति पात, ऊंच नीच, ये सारी जंजीरें हैं जो भारत को बांधे हुए हैं और भारत के लोगों को आपस में टुकड़ों में बांटती हुई हैं। डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस्ड, और दबा दिया जाता है। एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और कई सारे लोग दब जाते हैं इन कुरीतियों के चक्कर में। अर्थात कई सारे लोग जो समाज में नीचे तगमे के होते हैं उन लोगों को तिरस्कृत किया जाता है समाज के द्वारा, और समाज के द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, जिससे वो सामान्य ढंग से अपना जीवन जी नहीं पाते थे। ऐसी तमाम सारी कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई थी। ये उन कुरीतियों की बात की गई है, उन साइकिल्स की बात की गई है, उन बेड़ियों की बात यहाँ की गई है।
एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से कई को दबा दिया जाता, एंड प्रिवेंट, और इससे होता क्या है, एंड प्रिवेंट, और ये सारी चीजें प्रिवेंट कर देती हैं, रोक देती हैं। प्रिवेंट मीन्स बाधित होना या रुक जाना। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट, जो स्वतंत्र विकास है इससे रुक जाता है, ऑफ द बॉडी, किसका, शरीर का, एंड द स्पिरिट, और आत्मा का। तो ये जो साइकिल्स हैं, बेड़ियां हैं जो भारत को बांधे हुए अपने आप में, ऊंच नीच जात पात, ये जो भी बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों से भारत बंधा हुआ है। तो लेखक चाहता है कि भारत अपने आप को उन सभी बेड़ियों से मुक्त करा ले। क्यों? क्योंकि इन बेड़ियों की वजह से भारत के तमाम लोगों का या पिछड़े नीचे के वर्ग के लोगों का हनन होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, और इसकी वजह से जो तमाम सारे नीचे वर्ग के लोग हैं उनका ना तो जो उनका मानसिक और उनका शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है, क्योंकि वो लगातार प्रताड़ित किए जाते रहते हैं उच्च वर्ग के द्वारा। तो इससे उनका मानसिक और स्पिरिट, उनका मानसिक विकास और साथ साथ शारीरिक विकास रुक जाता है। तो आगे लेखक कह रहा है कि दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि ये सब मैं चाहता हूं। क्या चाहता है लेखक? कि भारत अपने आप को उन सभी बुराइयों से अलग कर ले, मुक्त करा ले। आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं चाहता हूं कि भारत अपने आप को उन सभी चीजों से मुक्त करा ले, यट, फिर भी, और लेखक ने अपने आप को अलग कर लिया है तमाम सारी पुरानी रीत रिवाजों और परंपराओं से जो समाज के लिए अच्छी नहीं थी। लेखक कहता आई सीक ऑल दिस, यद्यपि ये सब मैं चाहता हूं, तलाशता हूं, यट, फिर भी, आई डू नॉट विश, फिर भी मैं ये इच्छा नहीं रखता, टू कट माई सेल्फ, अपने आप को अलग करना, फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, उस प्राचीन भारत से, उस भारत की सभ्यता से मैं अपने आप को पूर्णतः अलग करना नहीं चाहता। यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि यद्यपि लेखक चाहता है, लेखक ने काफ़ी हद तक अपने आप को उन प्राचीन परंपराओं और उन रीत रिवाजों से अलग कर लिया, लेकिन लेखक ने आगे ये भी स्वीकार किया है कि मैं अपने आप को पूर्णतः उन प्राचीन परंपराओं से अलग करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि समाज में कुछ चीज़ें अगर बुरी भी हैं अपने प्राचीन भारत में, तो तमाम चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर हमें गर्व है, जिन पर हमें फक्र है। मैं उन चीज़ों का और उन चीज़ों से अपने आप को अटैच में रखना चाहता हूं, वो हमारी धरोहर हैं, उनसे मैं अपने आप को अलग करना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारा मान और सम्मान है। तो आइए अब आगे देखते हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, लेखक अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, मुझे फक्र है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर मुझे नाज है, फक्र है, दैट हैज बीन, जो रही हैं। अर्थात लेखक का कहना है कि उसे भारत की उस महान विरासत पर गर्व है जो भारत की रही हैं, एंड इज, जो रही हैं, एंड इज, और हैं, अवर्स मीन्स हमारी। अर्थात लेखक कहता है कि मुझे भारत की उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और हमारी हैं, एंड, और आई एम कॉन्शियस, और मैं सचेत हूं, दैट, कि आई टू, कि मैं भी, लिंक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह मैं भी एक हिस्सा हूं, एम अ लिंक, लिंक मीन्स कड़ी अर्थात हिस्सा हूं। लेखक कहना चाहता है यहां पे कि मुझे फक्र है कि मैं भी और सब लोगों के समान एक कड़ी हूं, एक हिस्सा हूं, इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट श्रृंखला का, which goes back, जो जाती है, वो जो श्रृंखला अब से लेकर पीछे जाती है, कहां तक? टू द डॉन, डॉन मीन्स होता है आरंभ, किसी चीज की शुरुआत,
टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के आरंभ तक जाती है जो श्रृंखला, मुझे फक्र है कि सब लोगों के समान या और लोगों के समान मैं भी उस श्रृंखला का एक हिस्सा हूं जो भारत के इतिहास के प्रारंभ की ओर जाती है। इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, जो इमेमोरेबल मीन्स होता है अविस्मरणीय अर्थात महान। मुझे फक्र है कि मैं भी उस कड़ी का एक हिस्सा हूं जो कड़ी जाती है भारत के इतिहास के प्रारंभ की ओर, उसका मैं भी एक हिस्सा हूं। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और चूंकि आज जब से इतिहास का आरंभ हुआ है तब से वो अटूट श्रृंखला बढ़ती आई है अब तक, तो मैं भी उस श्रृंखला को टूटने नहीं दूंगा। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस चेन को टूटने नहीं दूंगा। फॉर आई ट्रेजर, क्योंकि मैंने संचित किया है उन महान विरासत को, मैंने अपने दिल की गहराइयों में ट्रेजर संचित कर लिया है। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि वो हमारे लिए एक अमूल्य खजाना है। क्या? जो हमारी भारतीय संस्कृत है, सभ्यता है, वो मेरे लिए एक अमूल्य खजाने के समान है। आई ट्रेजर इट, मैंने उसे संचित किया है। एंड आई सीक इंस्पिरेशन, और उसी खजाने से मैं प्रेरित होता हूं, उससे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रेरणा मिलती है मुझे। फ्रॉम इट, किससे? उसी खजाने से, जो खजाने या भारत का जो भी गौरवशाली इतिहास है, जो भी उसकी संस्कृत है, सभ्यता है, वो मैंने अपने दिल में संचित करके रखी है और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं उससे प्रेरित होता हूं। एंड एज विटनेस, और एज विटनेस, एक गवाह के तौर पे या एक गवाह के रूप में, आप दिस डिजायर, अपनी इच्छा को एक गवाह के रूप में या अपनी इच्छा को गवाह के तौर पे, डिजायर ऑफ माइंड, अपनी इच्छा, डिजायर ऑफ माइंड मीन्स अपनी इच्छा को एक गवाह के रूप में या गवाह के तौर पे, एंड एज माई लास्ट होमेज, और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत के सांस्कृतिक इतिहास को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दैट कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि एक मुट्ठी मेरी अस्थियों को बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। एट इलाहाबाद, कहाँ? इलाहाबाद में। टू बी कैरीड, जिससे कि ये ले जाई जाएं, मेरी अस्थियां ले जाई जाएं गंगा नदी के पानी के द्वारा, टू द ग्रेट ओशियन, जिससे कि मेरी अस्थियां पानी में बहकर कहां तक चली जाएं? ग्रेट ओशियन में जाकर मिल जाएं। दैट वासेज इंडिया सोर्स, उस ग्रेट ओशियन में, उस महासागर में मिल जाए जाके, जो भारत के तटों को धोता है। अर्थात कहने का अर्थ यहां यह हुआ कि भारत के पैरों को जो पखारता है, कौन? ग्रेट ओशियन, जो भारत के किनारों को धोता है, पखारता है। तो लेखक ये चाहता है कि उसकी अस्थियां इलाहाबाद में डाल दी जाएं, गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाएं, जिससे गंगा नदी के पानी के द्वारा वो बहकर अस्थियां कहां पहुंच जाएं? उस ग्रेट ओशियन में, जो कि भारत के समुद्र तटों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, और जो बड़ा भाग मेरी अस्थियों का है, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड, मैं चाहता हूं कि मेरी अस्थियों का जो बड़ा हिस्सा है वो डिस्पोज किया जाए। डिस्पोज मतलब उसकी खपत की जाए, वो समाप्त किया जाए। आप अदरवाइज, मतलब दूसरा एक तरीका तो बता दिया कि एक हिस्सा अस्थियों को मुट्ठी भर गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। अब बात की जा रही है उस बड़े हिस्से की जो अब भी अवशेष है। किसकी? अब भी का मतलब दो
अस्थियों के दो हिस्सों की बात यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। तो एक हिस्से को उन्होंने, एक मुट्ठी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने को कहा है इलाहाबाद में, और जो दूसरा भाग मेजर पोर्शन अस्थियों का बचा है, अब यहाँ उस मेजर पार्ट की बात की गई है अस्थियों की, कि अदरवाइज जो मेरा अस्थियों का दूसरा बड़ा भाग है वो दूसरे बताए गए तरीकों के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज किया जाए। क्या कहते हैं उस बड़े भाग के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू? आई वांट, मैं चाहता हूं, दीज, ये दीज किसके लिए आया है? एसएस के लिए। आई वांट दीज टू बी कैरीड, मैं चाहता हूं कि मेरी अस्थियों के उस बड़े हिस्से को ले जाया जाए हाई अप इनटू द एयर, काफी ऊंचाई पर, एयर में, हवा में मेरी अस्थियों को ऊपर ऊंचाई पर ले जाया जाए। इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में रखकर आकाश की ऊंचाइयों या हवा में खूब ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर मेरी अस्थियों को एरोप्लेन में रखकर ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने बिखरा दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उसी हाइट से, उसी ऊंचाई से मेरी अस्थियों को वहीं से बिखरा दिया जाए। ओवर द फील्ड्स, उन खेतों के ऊपर या उन खेतों में ऊपर से बिखरा दिया जाए मेरी अस्थियों को। व्हेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां पर भारत के किसान जो है वो अपना खून पसीना बहाते हैं, या जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं अपने खेतों में, उन खेतों के ऊपर मेरी अस्थियों को ऊपर से बिखरा दिया जाए। और सो दैट, और क्यों मेरी अस्थियों को ऊपर से बिखरा दिया जाए? सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल, जिससे कि मेरी अस्थियां मिंगल हो पाएं, घुल मिल सकें, मिल जाएं, विथ द डस्ट, किसके साथ? धूल, डस्ट एंड सॉइल, जिससे मेरी अस्थियां धूल और मिट्टी के साथ मिल जाएं। ऑफ इंडिया, कहां की धूल और मिट्टी के साथ मिल जाए मेरी अस्थियां? भारत की रज में मेरी अस्थियां मिल जाएं। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्यूजेबल, इनडिस्टिंग्यूजेबल मीन्स होता है अभिन्न रूप से, जिसे चाह कर भी अलग ना किया जा सके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि उनकी अस्थियों को ऊपर से इसलिए बिखराया जाए उन खेतों के ऊपर, जिससे कि वो भारत की मिट्टी में अभिन्न रूप से घुल मिल जाएं और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्यूजेबल पार्ट ऑफ इंडिया, जिससे कि वो मेरी अस्थियां भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं। आई हैव रिटन दिस विल, और मैंने अपनी इस इच्छा को, विल मीन्स इच्छा, और मैंने अपनी इस इच्छा को, एंड टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मीन्स होता वसीयतनामा, मैंने अपनी इस इच्छा को, एंड टेस्टामेंट, और वसीयत को लिखा है इन न्यू दिल्ली, मैंने अपनी इच्छा और ये वसीयतनामा नई दिल्ली में लिख दिया है। ऑन द 21st डे, कब लिखा है? 21st डे ऑफ जून, अर्थात 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954 को 21 जून को मैंने अपनी इच्छा इस वसीयतनामे में लिख दी है। और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। हम आशा करते हैं ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा।